हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम स्पीच, रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे जुडिशरी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हुए हैं और वो आपको एग्जाम में, प्री में, मेंस में एंड होपफुली इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ पवन। I did my BTech in Electronics and Communication Engineering, and after that I have written multiple UPSC and PCS mains. I have also appeared for interviews in civil services. Uh, CGL exam hota hai, SSC CGL. I cleared that exam, and for 5 years I worked with Government of India. And right now, for last 2 years, I have been teaching at Oracle IAS and a small startup called Forum Clat. Okay. Anyways, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप देखने वाले हैं, उनका यूज क्या है। प्री एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पे कोई जजमेंट आया होगा कभी। ठीक है, वैसे ही Supreme Court of India struck down 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary। जो दूसरा है दिस स्टेटमेंट नंबर 2, वो एक जजमेंट आया हुआ था। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में आपको पता होगा, तब आप ये एग्जाम में सही या गलत कर पाएंगे। ठीक है, तो एनीवेज मैं यहाँ आंसर नहीं बता रहा हूँ, बट यू शुड ट्राई कि जब आप पिछले पेपर्स देखेंगे कि उसमें किस तरीके से अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम में क्या यूज हो सकता है, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 सालों के मेंस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव मर्ज्ड, एक्सप्लेन। दो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जजमेंट में निकल करके आए होंगे। क्वेश्चन पूछता है कि ये मर्ज हो गए। अगर आपको पता है कि ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, कहाँ से निकले हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं तो ये क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी आपको आ सकती है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट। On what grounds a people's representative can be disqualified under Representatives of People Act 1951? Also mention the remedies available to such persons against disqualification। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, यूपीएससी में आया हुआ है। किस ग्राउंड पे, अभी इजी क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। बट लेट अस से कि यू मेंशन द इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हियर। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि यू मेंशन लिली थॉमस केस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर द, मैंने एग्जाम में लिखोगे अगर कि भाई इस जजमेंट में क्या बात कही गई थी, तो अच्छा रहेगा आपके आंसर के लिए। लेट अस से आपको 6-7 मार्क्स मिल रहे हैं, तो शायद 8 या 9 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन द एग्जाम। एक एक मार्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेन एग्जाम में। ओके, Parliament's power to amend the constitution is a limited power. It cannot be enlarged into absolute power। सब लोग जानते हैं इसको, और लिखोगे भी आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा, सॉरी, केशवानंद भारती केस सब लोग को पता हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और केसेस थे जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो पूछा है कि कैन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय बेसिक, सॉरी, पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपैंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। इस क्वेश्चन को एक जजमेंट में डील किया गया है। बेसिक प्रिंसिपल का डॉक्ट्रिन दिया था कहाँ पे, केशवानंद भारती में, लेकिन उसके बाद उसको और एक्सपैंड, इनलार्ज और एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए बाकी जजमेंट्स पता होने चाहिए। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से हमें एग्जाम में करने हैं, हम ट्राई करेंगे इस पूरे 6-7 जो वीडियोस की एक सीरीज है उसमें देखने के लिए। ठीक है, विल स्टार्ट विथ फ्रीडम ऑफ स्पीच केसेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको पता है कि आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दे रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज राइट टू फ्रीडम के अंदर में आएगा। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो आर्टिकल 19(2) में दे रखे हैं। और अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक ठीक से पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू 19(1) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए थे। लेकिन उसकी कहानी क्या है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, वो हमको अभी देखनी है। तो दो केसेस इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। पहला इसमें रोमेश थापर केस है,
इसके अलावा श्रेया सिंघल केस, हालांकि और केसेस भी है नीचे अगर आप देखोगे, राजगोपाल केस, पीयूसीएल केस, इंडियन एक्सप्रेस केस इसके लिए साइट किए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, वन इज रोमेश थापर, अनदर वन इज श्रेया सिंघल, राइट। चलिए, तो कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हम देख लेते हैं। रोमेश थापर इज अ वेरी कनेक्टेड पर्सन, वाज अ वेरी कनेक्टेड पर्सन, और ये एक्चुअली जो रोमिला थापर आप जानते हो, करण थापर, इन सब के रिश्तेदारों में से थे, बड़े आदमी थे। और बॉम्बे प्रदेश में जब कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट उस समय प्रोमलगेट ही हुआ था, 1950s की बात है, 1950-51 की बात, कि उस समय पे बॉम्बे स्टेट में क्रॉस रोड्स नाम की एक वीकली पत्रिका, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादक थे, एडिटर थे, ठीक है। इसको मद्रास में बैन कर दिया गया, इस पत्रिका को, इस ग्राउंड पे कि भाई मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। कब हुआ देखिए, 1 मार्च 1950, सिर्फ 4 दिन बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट होने के, और सरकार पहले से ही चौथे दिन 5वें दिन ही घेरे में आ गई, ठीक है। और ये आज भी होता रहता है, सरकार को कहते रहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हो, बट सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुए 5 दिन हुए और पहला केस कॉन्स्टिट्यूशन का आ गया, ठीक। किस ग्राउंड पे बोला गया कि भाई कांग्रेस पार्टी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इससे पब्लिक सेफ्टी का खतरा हो सकता है। मिस्टर थापर क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े आदमी थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए आर्टिकल 32 में। तो पता क्या होना चाहिए, कुछ छोटी मोटी चीजें। पहली चीज, फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जैक्टली आर्टिकल 19 में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसको एक्सपैंड करके या उसमें से आप निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो, बट इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन आर्टिकल 19। सेकेंडली, आर्टिकल 19 गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये पता होगा आपको, ठीक है। देन आर्टिकल 32, इट इज ऑफ कोर्स डॉक्टर अंबेडकर की वो बात हम सब लोग याद रखते हैं, हमको पता है कि द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ इट, ठीक है। एंड इट गिव्स यू द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट्स इश्यू करता है आर्टिकल 32 के अंदर में। पांचों की पांचों रिट्स आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो पता कीजिए, ठीक है, कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, सर्शियोरारी क्या होता है, या फिर इसके अलावा जो बाकी की दो रिट्स हैं, को वारंटो, प्रोहिबिशन, ये आपको पता होनी चाहिए। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, प्लीज लक्ष्मीकांत खोलिए, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। मिस्टर थापर बोलते थे कि जो ये ऑर्डर है जिसने क्रॉस रोड्स को बैन किया है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो इट शुड बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13(1). आर्टिकल 13 क्या है ये सबको पता होना चाहिए। उसमें दो डॉक्ट्रीन है जिनकी हम बात करते हैं जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, वो दोनों डॉक्ट्रीन भी पता हो, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रीन ऑफ सेवेरेबिलिटी। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पॉलिटी की क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट प्लीज सर्च कीजिए, अपने मेंटोर्स से पूछिए व्हाट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स एंड व्हाट इज द डॉक्ट्रीन ऑफ सेवेरेबिलिटी। क्लासरूम में हमने आई थिंक सर ने डिस्कस किया हुआ है, तो जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनको इतना इश्यू इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। मद्रास में उन्होंने बोला, जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे स्टेट ऑफ मद्रास के, प्लीज ध्यान में रखना उस समय तमिलनाडु स्टेट नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो 1956 के बाद हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद, ठीक। तो उस समय बॉम्बे, मद्रास, मत्स्य प्रांत, इस तरह के स्टेट हुआ करते थे। तो मद्रास ने बोला कि पब्लिक सेफ्टी शुड बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इज एज पर आर्टिकल 12 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थापर को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो अभी स्टैब्लिश ही हुआ है, ठीक है। आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आइए। जजमेंट क्या था, पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जजमेंट का, मिस्टर जो वहां पे जस्टिस थे उन्होंने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ योर ओपिनियंस एंड थॉट्स, ठीक है। और उसके लिए आप उनको मना नहीं कर सकते, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अंडर आर्टिकल 19। दूसरा उन्होंने बोला, पब्लिक सेफ्टी इज नॉट द सेम एज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के लिए खतरा है, तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा जरूरी नहीं है। जो ये बात थी कि आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आपको राइट है कि फंडामेंटल राइट आपके अगर कंट्रावीन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जाइए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सो वो ऑर्डर जो था, जो मद्रास गवर्नमेंट का था मिस्टर थापर की मैगजीन को रोकने के लिए, वो
क्वाश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहली बार यहाँ से उभर करके सामने आता है। और डेमोक्रेटिक इंडिया का आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द फर्स्ट चैलेंजेस था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किस तरीके से बरकरार रखा जाए। अगर आप देखोगे हिस्ट्री आप पढ़ते हो, बड़े बड़े नेता चाहे महात्मा गांधी हो या बाल गंगाधर तिलक हो, ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जेल गए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था कि आज़ाद भारत में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी दे रहा था कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लोग जेल ना जाएं। ठीक, सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एनीवेज, बहुत सारे लेटर जजमेंट्स इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, बहुत सारे जजमेंट ने इसको साइट किया है। ठीक, और गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट हमेशा करती है, नेहरू जी उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे, सो ही ब्रॉट द फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट दो तीन चीजें हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 9th शेड्यूल भी फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी इन्होंने एक चेंज फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही किया था। ठीक है, और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। ओके, नेक्स्ट एक केस पे आते हैं, दैट इज श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल इज अ वेरी रिसेंट केस, 2012 का है। ठीक है, उस समय पे क्या हुआ था कि बाला साहब ठाकरे जो कि शिवसेना के उस समय यू कैन से मेंटोर, संरक्षक, जो भी लीडर थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई और मुंबई में बंद, स्ट्राइक, हड़ताल हो गई। दो लड़कियां, मुंबई की भी नहीं थी, आई थिंक कहीं बाहर की थी, उन्होंने, एक ने फेसबुक पे लिखा कि भाई गलत है, ऐसा बंद नहीं करना चाहिए, दूसरे ने उसको लाइक किया। उन दोनों लड़कियों को सेक्शन 66 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में उठा के जेल में डाल दिया गया, महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, सो बोला गया कि यू आर कॉजिंग अनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी एटसेट्रा, जो कि उसमें टर्मिनोलॉजी थी एक्ट के अंदर में। किसी को अनोयंस मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल बोलो कि यार परेशान कर दिया किसी को। ठीक है, अब परेशान तो आदमी कैसे भी हो सकता है, आप प्रश्न पूछने लग जाओ अनकंफर्टेबल, तो वो भी परेशान हो सकता है। इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है टर्म्स। रिट पिटिशन फाइल की थी, एक लॉयर थी उस समय पे, लॉयर भी नहीं थी आई थिंक उस समय पे, वो NLU में पढ़ रही थी। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल। उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी आर्टिकल 32 के अंदर में, और उन्होंने चैलेंज किया 66A, जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसके अलावा 69A, 79A को। ठीक है, बट सेक्शन 66A इसमें मेन है। ओके, उन्होंने बोला कि सेक्शन 66A में जो इस तरह के वेग टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वॉयलेट करता है, और ये जो टर्म्स हैं ये आर्टिकल 19(2) के बाहर हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक आप जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 19(2) में दे रखे हैं, लेकिन आप लॉ लेके आते हो और उसके बाहर से भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, उसके अलावा भी कुछ रेस्ट्रिक्शन ले आते हो, तो वो गलत है। दूसरा उन्होंने बोला ये टर्म्स हैं, ये अनडिफाइंड है, व्हाट इज कॉजिंग अनॉयंस। अगर मैं आज की डेट में एक ब्लॉग पोस्ट लिख दूं कि लेट अस से शिवसेना की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को ठीक से डील नहीं कर रही है, हो सकता है कि वहां पे मिस्टर ठाकरे अनॉय हो जाए, फादर सन कोई भी, तो क्या वो मुझे उठा करके जेल में डाल सकते हैं? ठीक है, सो इट इज प्रोन टू अब्यूज बाय अथॉरिटीज, दोज हु आर इन पावर, वो इसको मिसयूज कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि दो तरह की मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया, और ये दोनों के बीच में आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन करता है, जो कि आर्बिट्रेरी है। ठीक, अगर प्रिंट मीडिया में आप लिखेंगे तो वहां पे सेक्शन 66 से नहीं लगेगा, वही चीज सोशल मीडिया पे लिखेंगे तो आप पे 66 से लग जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। रिस्पोंडेंट यानी सरकार, उन्होंने बोला पहली चीज कि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है या स्टेट की विधानसभाएं हैं, उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, और वेगनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट एक नया मीडियम है, यूनिक मीडियम है, इसमें नए नए तरह की थ्रेट आती रहती है। नए तरह की थ्रेट को डील करने के लिए नए तरह के मेथड्स हमको यूज करने पड़ते हैं। ठीक, सो इसीलिए वेग होना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर उन्होंने बोला कि वेगनेस है तो इसके बेसिस पे आप एक लॉ को इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। ठीक, ओके, जजमेंट क्या आया?
पहली चीज आई कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज अ कार्डिनल वैल्यू इन अ डेमोक्रेसी, जो उसमें कोर्ट ने लिखा हुआ था। 3 कंसेप्ट्स उन्होंने एक्सप्रेशन के दिए कि बोला एक्सप्रेशन 3 तरह का हो सकता है। आप डिस्कशन कर सकते हो, आप एडवोकेसी कर सकते हो, आप इंसाइटमेंट कर सकते हो। डिस्कशन मतलब चर्चा हो रही है किसी चीज पे, एडवोकेसी मतलब कि आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि आई एम एन एडवोकेट फॉर राइट्स ऑफ लेट अस से चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों को ये राइट्स होने चाहिए, तो उनके लिए मैं एडवोकेसी कर सकता हूँ। बट इंसाइटमेंट भी हो रहा है। इंसाइटमेंट का मतलब क्या है, जो तीसरी तरह का एक्सप्रेशन है कि आप लोगों को बोल रहे हो कि चलो उठ जाओ, हथियार उठाओ और सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि इंसाइटमेंट को आप कर्टेल कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन डिस्कशन और एडवोकेसी को आप बैन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर इसको कर्टेल करोगे तो पब्लिक का एक राइट होता है, राइट टू नो, दैट इज अफेक्टेड, ठीक। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंटरनेट यूनिक मीडियम है और यूनिक मीडियम होने के नाते 66A को आप इस बेसिस पे, मतलब आर्टिकल 14 के बेसिस पे नहीं हटा सकते, बट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि आर्टिकल 66A इज वॉयलेटिव ऑफ 19(1)A, ठीक है। आर्टिकल 66A स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया श्रेया सिंगल केस में। बाकी रूल्स और सेक्शंस को उन्होंने अपहोल्ड किया, उन्होंने बोला ये रूल्स और सेक्शंस चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंस, गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर थी, तो उसको उन्होंने कर्टेल करने का काम किया। लेकिन पुलिस आज भी कई बार, क्योंकि शायद अपडेटेड बुक्स नहीं है, तो 66A के अंदर लोगों को अंदर कर देती है, ठीक है। उसके बाद भी कई बार सुनने में आया है, अभी पिछले साल तक भी आ रहा था। Okay, practice question is for you. Freedom of speech is not only freedom to say things others like, but also to say things that might offend others, ठीक है। डिस्कस द लिमिट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये आप क्वेश्चन कीजिए और इसके आंसर्स अगर आप भेजेंगे, आई कैन नॉट गारंटी यू, बट आई विल ट्राई कि मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता पाऊँ, ठीक है। भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, जो क्वेश्चन है फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड रिफॉर्म्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, घर जाके करना, क्या इसमें तीनों चीजें हैं, एक चीज है या दो चीजें हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रिजर्वेशन केसेस पे। रिजर्वेशन बहुत ही कंटेंशियस इश्यू है और लगातार आप देखोगे कि इंडिया में इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ केसेस चलते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 4-5 केसेस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है। एक केस अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है, आई थिंक, या चल रहा है, तो उसके बारे में जब भी वो डिसीजन आएगा तो तब डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, चंपक रमन दोराईराजन विच वाज द फर्स्ट केस, देन इंदिरा साहनी, TMA पाई, M नागराज एंड BK पवित्र। इसमें से 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दोराईराजन और इंदिरा साहनी केस, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिजर्वेशन है कहाँ, मेंशन कहाँ है, अगर आप आर्टिकल देखोगे आर्टिकल 15 एंड 16, और रिसेंटली इनमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। सबको पता होगा कि अमेंडमेंट करके इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन अब कर दिया गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन, सॉरी, द फर्स्ट केस इज चंपक रमन दोराईराजन। शी वाज अ ब्राह्मण लेडी और श्रीमती दोराईराजन, उनको एक कॉलेज में एडमिशन मना कर दिया गया, बोला गया कि यहाँ पे बाकी कम्युनिटीज के लिए सीट्स हैं और आपकी जो कोटे की सीट्स हैं वो भर चुकी हैं, ब्राह्मण्स की कोटे की सीट अभी बाकी कम्युनिटीज को इसमें दिया जाएगा, ठीक है। नाउ यू मस्ट रियलाइज दैट रिजर्वेशन एज सच डिड नॉट स्टार्ट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी रिजर्वेशन कुछ जगहों पे चल रहा था, ठीक है। रिजर्वेशन की हिस्ट्री में अगर आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक जगह थी सतारा, सतारा में देयर वाज अ किंग छत्रपति शाहू जी, उन्होंने रिजर्वेशन पहले से ही रखा हुआ था अपने स्टेट में, या फिर मतलब 20th सेंचुरी में ही आया था। हालांकि आप देखोगे मद्रास स्टेट में 1927 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया था, उसके थ्रू वहां के कॉलेजेस में रिजर्वेशन पहले ही अप्लाई हो चुका था, ठीक। सो कई लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में रिजर्वेशन आया है, दैट इज नॉट ट्रू, एक मिथ्या धारणा है। सो मिसेस दोराईराजन वो हाई कोर्ट मूव करती हैं अंडर आर्टिकल 226। तो ये याद होना चाहिए कि 226 जो आर्टिकल है वो रिट पिटीशन के लिए आर्टिकल में, और ध्यान क्या करना है कि यहाँ पे हाई कोर्ट की जो पावर है इट्स अ बिट बिगर, दैट मीन्स हाई कोर्ट
न केवल आर्टिकल 226 के अंदर में, सॉरी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, बल्कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर राइट्स के लिए भी, फॉर एग्जांपल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। एनीवेज हाई कोर्ट ने उसके फेवर में बोला और उसके बाद केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। कुछ चीजें पता हो, आर्टिकल 15(1) में बोला है कि राइट टू इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे नहीं हो सकता, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था। 29(2) आर्टिकल 29(2) बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू स्टेट मेंटेन्ड और एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। सो अगर इसको आप सुपरफिशियली देखेंगे, सरसरी निगाह से देखेंगे तो पता चलेगा एक कह रहा है, मतलब दोनों ही कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक। पर रिजर्वेशन इसके अगेंस्ट में जाता है सुपरफिशियली देखने पे। अगर हम उसको और गहराई से अध्ययन करें तो शायद कुछ नई चीज निकल करके आएगी, ठीक है। एनीवेज आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो दोराई राजन ने क्या बोला कि 15(1) और 29(2) के तहत मेरे को एडमिशन डिनाई किया गया है और ये गलत है, इस जो जियो को, कम्युनल जियो को क्वाश किया जाए। मद्रास गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसा नहीं है कि इनको, जैसे मैंने बोला, सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते। दीज आर्टिकल्स हैव टू बी रेड विद अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या है, आप प्लीज घर जा करके देखिएगा, ठीक है। एक हिंट है, ऑब्वियसली वीकर सेक्शंस के लिए, ये आपका गैस होगा, मेरा भी आपको इतना ही हिंट है। घर जा करके प्लीज देखिए आर्टिकल 46 क्या है, ठीक है। डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंदर में आता है, हालांकि जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। जजमेंट क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया कम्युनल जियो जो निकाला गया, इट इज वॉयलेटिव ऑफ 29(2) एंड अल्ट्रा वायर्स अंडर आर्टिकल 13 एज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। जो 1927 के जो आप कह सकते हैं ये जियो था, ये रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहा था, इसलिए गलत है। कैंडिडेट को आप मना नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर चीजों पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन में, ठीक है। और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक थीम थी उस समय पे, आप कह सकते हो, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते थे दो चीजें, एक तो लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते थे, उसमें गहराई से नहीं जाते थे, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसी पे जा रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज, जहां कहीं भी एक कंफ्लिक्ट था फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, वो बोलते थे कि फंडामेंटल राइट हमेशा सुप्रीम रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसके नीचे आएंगे। इसको कंपेयर करो आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या है, अगर आप देखोगे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल राइट है ना डीपीएसपी है, बट वहां पे कोर्ट ने बोला द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आज की डेट में हम थोड़ा सा और वाइड नजरिए से इन चीजों को देखते हैं। एनीवेज चंपक रमन में ये डिसाइड हो गई कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एंड बिगर इन इन्फ्लुएंस देन डीपीएसपी, और ये वन ऑफ द इनिशियल केसेस था रिजर्वेशन के बारे में। इन दोनों की वजह से ही थापर और इसकी वजह से ही फर्स्ट अमेंडमेंट आता है। एक क्लॉज इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15 में, ठीक है, 15(4), और उसमें बोला गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC ST को रिजर्वेशन विल नॉट बी अगेंस्ट आर्टिकल 15(1), ठीक है। ध्यान रखना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये जो पूरा का पूरा चीज आई है, ये आई है बाद में, ठीक है, स्पेशली आफ्टर दोराई राजन जजमेंट आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट। ओके, सेकंड जो केस है हमारा रिजर्वेशन का, एंड दिस इज द लास्ट केस, इंदिरा साहनी केस। 1979 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए था, SEBCs के लिए। सी कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी टर्म नहीं बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं SEBCs, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। दो चीजें ध्यान में रखनी है, दिस इज नॉट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दूसरी चीज क्या, दिस इज नॉट कास्ट, दिस इज क्लासेस, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कास्ट नहीं है, तो आप देखोगे ओबीसीज जो हैं वो केवल हिंदुइज्म में नहीं है, आपको इस्लाम में, मुस्लिम्स में बहुत सारे ओबीसीज मिल जाएंगे। इनफैक्ट 70% ऑफ मुस्लिम्स वुड बी कवर्ड अंडर SEBCs और OBC, ठीक है।
एनीवेज 79 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 340 में ऐसा प्रोविजन था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है, तो मंडल कमीशन को अपॉइंट किया। बीपी मंडल जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1980 में, लेकिन जनता गवर्नमेंट उस समय चली गई, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई और वो मैटर वहीं दब गया। 1989 में जब जनता दल की गवर्नमेंट आई, वो पुरानी जनता पार्टी वाले ही लोग थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उसके बाद। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी वहीं से एक तरह से शुरू होता है, ठीक है, ओबीसी कोटा के अगेंस्ट में। एनीवेज गवर्नमेंट गिर गई और नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट ने बोला कि 27% कोटा हम देंगे एसईबीसीज को और 10% कोटा ईडब्ल्यूएस को देंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट बहुत पुराना है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की, उन्होंने किया था। 9 जज एससी बेंच थी, उसने इस केस को डिसाइड किया। और आप कह सकते हो कि जो डिसीजन था ये इंदिरा साहनी का अर्ली 90s से लेकर के 1992 आई थिंक से लेकर के 2019 तक उस पे उसी तरीके से इंडिया में रिजर्वेशन चलता रहा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? पिटिशनर का बोलना था, दैट इज इंदिरा साहनी का कहना था कि मंडल रिपोर्ट परपिचुएट्स इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट कॉन्शियसनेस एंड इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 16(2), ठीक। यानी जो इंदिरा साहनी कोर्ट में चली गई इस फैसले के अगेंस्ट में, और उन्होंने बोला कि मंडल सिस्टम, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, बोलती है कि कास्ट के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दीजिए, कि 52% ओबीसी थे किसी टाइम पे, तो उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहली चीज, ये कास्ट को परपिचुएट करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कास्ट खत्म कैसे होगी, और लोग तो अपनी कास्ट के लिए और कॉन्शियस हो जाएंगे। और 16(2) के अगेंस्ट में ये है। 16(2) आप कह सकते हैं कि जो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से उसमें रिजर्वेशन, सॉरी, ये इक्वालिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट का आर्टिकल 16 में बात की गई है, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं वो ध्यान में करना। 15 का 1 2 3 4, 16 का 1 2 3 4 5, ये आप याद कर लेना किसमें क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रेश कमीशन उन्होंने बोला कि अब एक बनाया जाना चाहिए और वो आर्टिकल 340 में ही बनाया जाए, लेकिन वो सर्वे करे, क्योंकि मंडल के पास में 1931 का डेटा है, अभी का डेटा ही नहीं है उनके पास में, और आप 50 साल बाद उस डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 1931 का नहीं, नया डेटा लाया जाए, उस फ्रेश सर्वे के बेसिस पे, इंडिविजुअल कंडीशन के बेसिस पे कास्ट की आप दोबारा रिजर्वेशन के लिए प्रयास करें, ठीक है। फिर एक उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ऐसे रिकमेंडेशंस हैं, देखिए पहले से ही कोटा है 22%, 22.5% सेंटर में, 27% आप ये ले आएंगे तो सब स्टैंडर्ड विल रिप्लेस स्टैंडर्ड। उनकी ये लैंग्वेज थी, ये कहना था कि जो बिना मेरिट के लोग होंगे वो लोग भी जॉब में आ जाएंगे, अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होगी, ठीक है। फाइनल उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि दिस पावर अंडर आर्टिकल 16(4), जो रिजर्वेशन देने के लिए पावर है, ये अब आप देखोगे इसका ऑर्डर, अगर देखोगे एक अंडर सेक्रेटरी ने एक डिपार्टमेंट के साइन करके ऑर्डर निकाल दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट में ऐसे ही काम होता है, छोटे लेवल पे भी ऑफिसर्स ऑर्डर निकाल देते हैं। उन्होंने बोला कि ये इतना बड़ा इश्यू है, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए और उसके बेसिस पे इस पे काम होना चाहिए। एनीवेज गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट थी, उन्होंने बोला सब कुछ लीगल है, सारे पॉइंट हम डिनाई करते हैं, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस, उनको इक्वालिटी तक लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो हमारे में है, देखो आर्टिकल 14 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे है इक्वालिटी, ठीक है, और सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज। तो इक्वालिटी बिफोर लॉज जो है वो तो ठीक बात है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी जरूरी है, यानी जो बराबरी में लोग हैं उनके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट हो, जो गैर बराबर लोग हैं उनके साथ गैर बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे लोग पहले से ही बराबर नहीं है, ओबीसीज और जनरल के बीच में एक सामाजिक, आप कह सकते हैं, जो स्टेटस है उनका काफी ऊपर नीचे है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ओबीसीज को ज्यादा, ताकि उनका सोशल प्रोग्रेशन हो सके, ठीक है। लीगल इश्यूज क्या थे? व्हाट इज बैकवर्ड क्लास? क्या ये कास्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो या इकोनॉमिक क्लास की बात हो रही है, जो 16(4) में हमने बोला हुआ है, ठीक है। कैन इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी कंसिडर्ड, या फिर इसमें गवर्नमेंट अपने आप ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाल सकती है चीजें, या लेजिस्लेचर की इसमें परमिशन जरूरी है, ठीक है। इस तरह के इसमें इश्यूज थे। और रिजर्वेशन कहां तक, क्या इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तक ही रहेगा या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा? सी,
इंदिरा साहनी रीसेंट जजमेंट नहीं है, 30 साल पुराना जजमेंट है, ठीक है। तो इससे आप आज की अंडरस्टैंडिंग मत बनाइएगा। आज के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कल डिस्कशन करेंगे रिजर्वेशन के नए जजमेंट जो है उनका, ठीक है। ये इवोल्यूशन समझने के लिए जरूरी है। ओके, उन्होंने बोला पहली चीज 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16(1) बट इम्प्लिसिट इन 16(1), ठीक है। 16(4) जो रिजर्वेशन है वो 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है, यानी रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अपने आप में 16(4) के अंदर प्रोविजन बना सकता है, उसमें लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है। फिर बोला कि बीसी जो है यानी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको कास्ट के बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये नहीं कि आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे ही उनको आइडेंटिफाई करो। तो ये चीज भी उन्होंने सॉल्व करी। फिर वो बोला बीसीज के अंदर भी आप अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, यानी बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कुछ मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो सकती हैं, कुछ लेस बैकवर्ड क्लासेस, जैसे यूपी में बात चल रही है आई थिंक, और बिहार में बात चल रही है, ठीक है, कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो बीसीज के अंदर भी आप कह सकते हो अति पिछड़े हैं, पिछड़ों में अति पिछड़े, ठीक। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच नहीं कर सकता है, यानी आपने रिजर्वेशन दिया तो 50% सीट से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। जैसे एक स्कूल में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 50 सीटें आप रिजर्व कोटे से ले सकते हैं, 50 सीटें आपको जनरल्स या अनरिजर्व कोटे से लेनी पड़ेंगी, उसको अनरिजर्व बोलते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, यानी एक बार आपने सबको बराबर कर दिया, सरकारी नौकरी में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, उसके बाद आप जॉब में भी प्रमोशन दे रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। ये इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा गया था और आज तक भी यही चल रहा है एक्चुअली। इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सालों के लिए यही एक गाइडलाइन थी हमारे पास में, 2019 तक इनफैक्ट, ठीक है। और इसने एससीबीसी और यूआर कैटेगरी के जो इंटरेस्ट थे उनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करी, मेरिट और रिजर्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करी। एक चीज और थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का इश्यू है, ये आज तक भी चल रहा है। उत्तराखंड में भी अभी हम देख रहे हैं कि लगातार उसके परिणाम हमको दिखाई देते हैं, और देश भर में इसको लेकर के अभी तक भी कोर्ट केसेस चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक नतीजा था, कह सकते हैं। 2-3 अमेंडमेंट्स आए उसके बाद से। 77th अमेंडमेंट, उन्होंने बोला प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन गवर्नमेंट जॉब्स हम देंगे। फिर 81st अमेंडमेंट आए, उन्होंने बोला रिजर्वेशन 50% से भी ज्यादा हो सकता है अगर बैकलॉग है। लेटेस्ट से पिछली भर्ती में 100 पोस्ट आई थी, उसमें से 10 पोस्ट एससी और एसटी की खाली रह गई। नई भर्ती में 100 पोस्ट आई तो वो 10 पोस्ट यहाँ ऐड हो जाएंगी, और जो 50% की लिमिट है वो ब्रीच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो बैकलॉग पोस्ट है। वैसे ही 1/3 अमेंडमेंट, उसमें बोला गया कि अभी रिसेंटली हुआ 15(6) और 16(6) इंक्रीज कर दिया गया है, और आपको पता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है रिजर्वेशन में, ठीक। सो दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको कीजिएगा। 103 Constitutional Amendment Act changes the very basic premise of affirmative action in India from social justice to poverty alleviation scheme. Critically comment, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी पॉलिटी में, टू मेक सेंस ऑफ द पॉलिटी, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को बेटर कर सकते हो पॉलिटी में, उसमें, ठीक है। I'll meet you again tomorrow, hopefully in a live class, and till then, bye bye.